अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। मुल्क की सियासत असूलों से ज्यादा जाती दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। बानी तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालिफिन के साथ एक मेज पर बैठने को तैयार नहीं। हालांकि उनकी जमात रोजाना पार्लियामान में हुकूमत के साथ बैठती है। दौरे मयार की ये मिसाल सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात तक महदूद नहीं, जबकि खुद हुक्मरान जमातें में इससे बराबर की शरीक है। सियासी पारा हाई होता जा रहा है और अवाम के मसाइल जू के तू है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान लतीफ खोसा साहब, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बहुत ही सीनियर सियासतदान निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। तो लतीफ खोसा साहब, सर आज इद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाया जाना था और ये तारीख एक हफ्ते पहले से तय थी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। सवाल ये है कि अगर ये केस दूसरी अदालत में गया तो क्या तमाम प्रोसेसेस को दोबारा दोहराया जाएगा? और आज के फैसले पर आप क्या कहते हैं? देखें, आज का फैसला नहीं हुआ, ये बड़ी बदकिस्मती है और ये एक ऐसी वो मज़मूम काविश है जिसमें सिर्फ उनको पाबा सलासल रखने के लिए ये एक हरबा इस्तेमाल किया गया है और ये शर्मनाक हरकत है जो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि ये जो मुझे यकीन है कि जो इन्होंने मरासला लिखा है जज साहब, सेशन जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब को, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि पहली मैं ऐसी जो इस्तदा थी मैं ख़ारिज कर चुका हूँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे इन्होंने तवालत के हरबे इस्तेमाल किए हैं और ये बहुत ज़्यादा माने और मुखिल हुए हैं इस मामला में, तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ किसी और जज को। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब जो है इस बात को मुस्तरद करते हुए ये वापस भेजेंगे जज साहब को कि आपने फ़ैसला सुनाइए और जो भी मुदाखलत करता है उसको तौहीन अदालत के जो है मुर्तकब करार देते हुए उसे सज़ा करें। क्योंकि अगर ये एक प्रेसिडेंट यानी ये मिसाल कायम कर दी गई तो फिर तो अंधे को भी नज़र आ रहा होता है कि ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है एक फ़रीक के, तो वो फ़रीक जो है वो गुलगपाड़ा करके शोर शराबा करके तो इस तरह से मुदाखलत करके तो अदालत को तो फ़ैसला ही कभी नहीं करने देगा। और मुझे याद है कि इसी तरह जब हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केसेस और जरदारी साहब के कर रहे थे तो इसी तरह का एक जो है वो हुआ था, लेकिन इल्तवा करने की बजाय हमारे वकीलों को सज़ा दे दी गई थी, तौहीन अदालत की सज़ा दे दी गई थी। देखें, और फैसले वाले दिन तो किसी के जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आज भी एक फ़ैसला हाई कोर्ट में था, एमएनए हमारा बहाल कर दिया, मैं तो गया भी नहीं फ़ैसला सुनने के लिए, और मुंशी को भेज देते हैं, वो जज साहब फ़ैसला सुना देते हैं। फ़ैसले में ना बहस होती है, ना दलील होती है, ना कोई और उसमें कार्रवाई होती है सिवाय इसके कि जज साहब आगे फ़ैसला सुना देते हैं। लेकिन ये बाय डिज़ाइन किया गया था क्योंकि ये नज़र आ रहा था कि ये इद्दत इतना शर्मनाक केस है, 1400 साल में ऐसा जो है मुकदमा इस्लाम की तारीख़ में कभी कायम नहीं किया गया, और ये औरत ही जानती है क्योंकि इसका मंतहा ये है, और ये पाकिस्तान की मस्तूरात के साथ 52% आबादी है उनके साथ भी जाती है, और दुनिया में मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस केस की जो है मिसाल दी जाती है। तो ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा था कि ये बरी हो जाना है आज, तो कितना एक जो है मानेका साहब करवा लेंगे, क्योंकि 3.5 साल तो मानेका साहब खामोश रहे, बल्कि तमाम तर मराआत अपनी साबका बीवी के और बच्चों के तवसत से अपनी मर्ज़ी के जो है ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पुलिस और अफसर लगवाते रहे और जाने क्या क्या इन्होंने की, और फिर यकदम गिरफ्तार होते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद उनका जो है सॉफ्टवेयर जो है वो ट्यून अप हो जाता है, मार भी पड़ती है। नहीं तो ये कब पड़ी है मार? मैं कहता हूँ कि देखें, अगर आप इस तरह से गाली गलूच करेंगे और आप अगर किसी उनको जो ज़बान में इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मानेका साहब ने अदालत में इस्तेमाल की है, तो आप बताइएगा कि क्या आप अगर आप गाली देंगे अपनी माँ को और अपने कायद को गाली देंगे तो उनको फिर कोई बड़ा ही बेगैरत होगा जो सुनता रहेगा और खामोश रहेगा और रिएक्ट नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसको कंडेम किया था, मुझे याद है जब ये फैसला और केस आया था। निसार खोड़ा साहब,
सर मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है तो सही इस वक्त तहरीक इंसाफ, और आपने देखा होगा कि कुछ रोज कबल एक सकूत ढाका पर एक वीडियो जारी की जाती है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए तो 71 जैसे हालात पैदा होंगे। सर आप इस रवैये को कैसे देखते हैं बतौर एक सीनियर सियासतदान? सर मुझे समझ में नहीं आता कि हम सबको 71 जमाना क्यों याद आ रहा है। क्या हम अभी तक इस चीज को ठीक नहीं कर सकेंगे कि हर चीज का हवाला दे 71 से? जब पाकिस्तान टूटा, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे कोई था जो गैर जमहूरी था, जिसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ या जो कुछ भी हुआ। ये जरूरी है कि हम हर एक चीज पर 71 याद करें। खावर मानिका ने केस दाखिल किया, जजों ने उसको सुनने के लायक किया। वही जज साहब जिस पर आज सब बेएतमादी जाहिर कर रहा है, आप इसको केस टू केस क्यों नहीं देखते? 71 का हवाला देने की क्या जरूरत है? केस टू केस देखें। मानिका ने आखिर में आके कहा कि जी मुझे जज पर एतबार नहीं है। मेरा सवाल ये बन रहा है कि तुमने इस जज के सामने केस चलाया क्यों था? बायकॉट क्यों नहीं किया था? जब फतवा आने वाली है तो उस वक्त कह रहे हो कि जी मुझे उस पर एतमाद नहीं है, लेकिन वो केस तो खत्म हो गया ना। अब जज साहब ने उनकी बात मान ली, उन्होंने कह दिया कि जी मुझ पर बेतमादी का इजहार किया गया है, इसलिए मैं अभी फतवा नहीं सुनाऊंगा। अब किस्सा लंबा हो गया। अब ये टाइम तो गुजर गया ना, टाइम तो गुजर गया, ठीक है। और उसमें खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी। मुझे नहीं मालूम रिहाई होती या किसी और केस में कैद में रखा जाता उसको, वो अपनी अलग चीज़ है। लेकिन खुदा का वास्ता है, हर चीज़ को 71 के हवाले से याद न करो। पाकिस्तान बहुत नुकसान उठा चुका है, प्लीज़ इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए हमें। लतीफ़ खोसा साहब भी ऐसी बात नहीं करेंगे, चाहे इमरान खान साहब के वकील हैं, लेकिन नहीं करेंगे ऐसी बात कि हर चीज़ का जवाब उस तरह से हो। यहाँ तो बहुत जुल्म हुए हैं यार। हमसे भूल गया भुट्टो साहब की फांसी, जब जिसके लिए कहा गया कि जी जबरदस्ती हमसे फैसला दिया गया। वो कौन था भुट्टो साहब? क्या वो इलेक्टेड आदमी नहीं था? वो इलेक्टेड लीडर नहीं था? बेनजीर साहबा के लिए मर्डर हुआ, सब कुछ हुआ, कोर्ट ने फैसला किया कि जी इसको टांगो, फांसी पे लटकाओ। आपने कोर्ट ही तबाह कर दी। ये पता नहीं क्या क्या कुछ पाकिस्तान में हुआ है। इस ऐसे जैसे केसेस में हमने कोई 71 का हवाला दिया था? बेनी सामा के केस में जब मुशर्रफ को सजा हुई तो क्या हमने 71 का हवाला दिया था कि पीटीआई साहब जो है हर वक्त 71 का हवाला दे रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। एग्री करेंगे मेरे साथ लतीफ खोसा साहब भी? मैं पूछ लेती हूँ लतीफ खोसा साहब से, सर एग्री करते हैं आप खोड़ो साहब की बात से? क्योंकि गहरा ताल्लुक सर आपका भी पीपल्स पार्टी से रहा है। क्यों बानी पीटीआई बार बार इसका जिक्र करते हैं, आपके रहनुमा इसका जिक्र करते हैं? फिर आज जो इंटरव्यू उनका सामने आया, मेहदी हसन को दिया गया, उसमें भी वो कहते हैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट जनरल बाजवा थे। सर तो इदारों को टारगेट करना, 71 को याद करना, ये पॉलिसी दुरुस्त है? नहीं नहीं, देखें खोड़ो साहब की बात से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे। देखें, हमने आज तक ज़ियाउल हक को माफ़ नहीं किया। ज़ियाउल हक ने फांसी दी, आर्मी चीफ था, और जजेस पर उसने असरअंदाज होकर फांसी दी, और 45 साल सुप्रीम कोर्ट ने लगाए ये तस्लीम करते हुए कि उनको फांसी जो है वो गलत दी गई थी, मिस ट्रायल था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऑब्जर्व नहीं किया गया। किसने सजा दी थी? क्या पीपल्स पार्टी या हम पाकिस्तान की आवाम माफ़ कर पाए हैं उसे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं कि क्या ये मशरकी पाकिस्तान का क्यों हमसे जुदा हुआ? क्या जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं या तारीख़ से सबक नहीं सीखती, वो मिट जाती हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उसका जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपने मैंडेट मानने से याह्या खान ने इनकार कर दिया, और याह्या खान ने कहा आई वॉन्ट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, और उसने उस पार्टी को गद्दार करार देकर उस पार्टी को बैन करके 50% उसने नॉमिनेट करके नूरुल अमीन को वजीर आजम बना दिया था, और
भुट्टो साहब को वजीर खारजा बनाकर जो है यूनाइटेड नेशंस में भेजा था। देखें, जब मैंडेट आप नहीं मानते तो मैंडेट ना मानने के जो बहुत कौम को, मुल्क को नुकसान होता है। मैं किसी की गद्दारी का फतवा देने का कायल नहीं हूं, ना मुझे हक है ना किसी और को हक है, लेकिन खुदारा तारीख से सबक सीखें, लोगों अवाम के मैंडेट को मत धुतकारें। एक निशान मांगे उन्हें गए थे, जहेज का सारा सामान दे दिया गया, लेकिन आफरीन है पाकिस्तान की अवाम पर, उनके शऊर पर कमाल है। 8 फरवरी को कोई बैंगन ढूंढ रहा था, कोई बल्ला ढूंढ रहा, बल्ला तो खैर इन्होंने छीन लिया था, कोई रैकेट ढूंढ रहा था, कोई खिड़की ढूंढ रहा था, कोई यानी 100 के करीब वो सारे, मेरा के था सिंबल, और 45,000 वोटों से मुझे जिताया यहाँ अवाम ने, लाहौर के अवाम ने। तो देखें, इस तरह से खुदारा मत करें। कहने का मकसद ये है, हम चाहते हैं कि हर एक दायरा हदूद व क़यूद के अंदर रहे। तो अगर जो है कल मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ज़हीरुल इस्लाम ने किया, तो वो किसका नाम ले रहे हैं? DGISI का ही नाम ले रहे हैं ना भाई, तो क्यों वो इनका इससे नाम लेते हैं? देखें, अफराद के नाम लिए जाते हैं, इदारों के नाम नहीं ले रहे, लेकिन अफराद जो है अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर जाहिर है उनका नाम लेना पड़ेगा, इसलिए कि आईन में लिखा हुआ है कि ये आईन में लिखा हुआ है कि ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। जी सर, जी सर। मोहतरमा, मेरा गुजारिश ये है, अभी जिक्र हो रहा था खबर मानिका का, जिसका पर्सनल एक केस है, उस पर्सनल केस पे उसने कुछ न कुछ मुद्दा पेश किया, जो कुछ किया, उस पर 71 का जिक्र क्या है? मैं इन चीजों पे तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो खबर मानिका के केस पे बात कर रहा था। उन्होंने आखिर में ये कह दिया बदएतमादी है, फैसला नहीं सुनाया जा सका और मामला टंग गया। मैं तो उसके ऊपर कह रहा हूं कि जी 71 का हवाला देना, ऐसी बातों पे क्या जरूरी है? अच्छा, निसार खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा सर, एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा है और साबिक चेयरमैन सेनेट है रजा रब्बानी साहब, उन्होंने कार मुकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट जारी किया गया है, उसकी सर मजम्मत की है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने ये जल्दबाजी में एक्ट अपनी जमात से मुशावरत किए बगैर जारी किया, और अगर जारी कर भी दिया तो क्या मजबूरी थी? आपको लगता है इस एक्ट से कोई फारूक नायक ने भी मजम्मत की है? ठीक है जी, निसार खुर्रम साहब से बताइएगा। देखिए, अब वो ऑर्डिनेंस तो अखबार में छप गया, पहले 90 दिन होता था, अब 14 दिन किया गया था, अब 40 दिन किया गया। कौन सा फैसला सही है? जो कौम ने किया था वो असेंबली के थ्रू किया था और उसमें 14 दिन लिखे हुए थे, और 14 दिन के खिलाफ इमरान खान गया। इमरान खान चाहते थे कि 90 दिन रहे, इसलिए तो उसने इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। अब आप 40 दिन पर भी एतराज कर रहे हैं? नहीं अभी 40 दिन पर भी एतराज हो रहा है। इमरान खान साहब का एतराज था 14 दिन पर, वो नहीं चाहते थे कि ये 14 दिन हो, वो चाहते थे कि 90 दिन हो। अभी आप क्यों एतराज कर रही हैं 40 दिन पर? गलत किया होगा, ये ऑर्डिनेंस है, फिर असेंबली में आना है। मैं नहीं कर रही। देखे एक मिनट, रजा रब्बानी साहब ने नुक्तेचीनी की, फारूक नायक साहब ने नुक्तेचीनी की, निसार कोड़े ने नुक्तेचीनी की। मैं कह रहा हूं ये ऑर्डिनेंस की वो है कि ये असेंबली में पेश होना है एक्ट बनने की शक्ल में। ये मुशर्रफ का ऑर्डिनेंस था जिसको हमने अमेंड करके कानून बनाया। अभी ये भी ऑर्डिनेंस है जिसको फाइनली असेंबली में आना है, असेंबली में ले होगा, उस पर गुफ्तगू होगी। हो सकता है 40 दिन वाली बात को उड़ा दिया जाए। तो बट आपकी जाती राय बतौर एक सियासतदान क्या है इसके ऊपर? जाती राय भी तो होगी ना एक पार्टी से हट। मैंने कहा कि पहले असेंबली देखो, जब पहले असेंबली ने 14 दिन कहा था कि 14 दिन रिमांड होना चाहिए, तो वो असेंबली का पासशुदा था। वो पीडीएम की जब हुकूमत थी उस वक्त ये पास हुआ था, और कानून कौमी असेंबली से भी पास हुआ, सेनेट से भी पास हुआ।
मैं उसकी ज्यादा अहमियत समझता हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लतीफ खोसा साहब, सर आपका क्या टेक है? जमात तो आपकी भी जब हुकूमत में थी उसके पास भी सवाबदीद थी, वो कुछ कर सकती थी, लेकिन हर सियासी पार्टी अपने लिए अपने हिसाब से देखती है अक्सर। देखिए, ये 14 दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं तब्दील किया था, तो और इमरान खान इसके खिलाफ नहीं गए हुए, वो बाकी चीज़ों के खिलाफ गए हुए हैं कि जी 50 करोड़ से नीचे नहीं हो सकता, वो 50 करोड़ से ऊपर का होगा, वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें। 14 दिन वाली शिक खोड़ू साहब की मैं इतला के लिए अर्ज कर दूं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा था, ना इमरान खान ने इस बात को चैलेंज किया है। बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये सिर्फ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये ऑर्डिनेंस किया गया है, और मुझे हैरत है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट के इसको मंजूर किया है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन सेनेट बजाते ही एक चैलेंज अंडर चैलेंज है, इसलिए कि वो जो इलेक्शन हुआ था वही हाउस मुकम्मल नहीं था, वही मुतनाज़ा था, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको भी देख रही है। तो ये इस किस्म की जो 2 तब्दीलियाँ ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई, जब मैं गवर्नर था तो मैंने हर इसका ऑर्डिनेंस रिजेक्ट किया था शहबाज शरीफ का, इसलिए कि आप पार्लियामान को बाईपास कर रहे हो, आप जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हो। एक दिन या 2 दिन की जब पार्लियामान के अंदर रिसेस होती है तो वो आप करवा देते हो। मैंने हर ऑर्डिनेंस रिजेक्ट किया था, और मैंने उसमें लिखा होता है द गवर्नर इफ सेटिस्फाइड, और यहाँ होता है मरकज में द प्रेसिडेंट इफ सेटिस्फाइड, और प्रेसिडेंट को पूरा अख्तियार है कि वो मुस्तरद करे, और उसमें तो दोबारा भी नहीं जाता। अगर बिल को रिजेक्ट करते हैं तो वो तो दोबारा जाता है वापस, लेकिन ये सदर का सवाबदीद होता है रिजेक्ट कर देना। पार्लियामान जो कैबिनेट भेजती है, और इसको दोबारा नहीं भेज सकता, जो है कैबिनेट नहीं भेज सकती है। सो ये तो ज्यादती है पीपल्स पार्टी की कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो ये इस ऑर्डिनेंस को, सिर्फ ये ऑर्डिनेंस नहीं, दूसरा ऑर्डिनेंस देखें जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट को तरमीम करके और रिटायर्ड जजेस को कहा कि ट्राइब्यूनल का मेंबर बनाया जाए, यानी ट्राइब्यूनल बनाया जाए। मतलब ये है कि फॉर्म 47 वाले, क्योंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उसने कहा कि 2 जजेस 350 केस जो है नहीं सुन सकते, 6 जज इन्होंने और मुख्तस किए कि इनको नामजद करें ताकि ये 6 और 2 8 हो जाए, ताकि ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं ये सूरत के साथ जल्दी फैसले किए जाएं जो कानून में मुतय्यन शुदा मियाद है। इसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, चूँकि मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद हारे हुए हैं डॉक्टर यास्मीन से, ख्वाजा आसिफ खुद हारा हुआ है ये रेहाना डार से, मोहतरम शहबाज शरीफ खुद हारे हुए हैं। मैं तो लाहौर के हल्के से जीता हूँ, 45,000 वोट से जीता हूँ, मेरे साथ वाले हल्के हैं, मुझे पता है कि एक भी मुस्लिम लीग नवाज यहाँ नहीं जीती है। तो आप प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं या चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, तो ये जो है इस किस्म के ऑर्डिनेंसेस पास करके ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये बदनीयती पर मबनी है। ये अवाम के डाका जो मारा गया है, इनका मैंडेट जो डाका मारा गया है, उसको जो है परपिचुएट करने के लिए ये ऑर्डिनेंसेस किए गए। और मुझे ये हैरत हो रही है कि पीपल्स पार्टी इसका क्यों हिस्सा बन रही है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ इनकी चीजों की मुखालफत की है और इसीलिए वो शामिल नहीं हो रहे। निसार थोड़ा सा सर क्यों हिस्सा बन रही है? एक तो इस सवाल का भी जवाब दे दे, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब को मुफावत का बादशाह कहा जाता है, अब भी वो सदर है, लेकिन कोई खास किरदार पीपल्स पार्टी सर अदा नहीं कर पा रही इस कशीदा माहौल को ठंडा करने के लिए। क्या आपको लगता है इसका मकसद यही है कि फिलहाल जो दोनों इत्तेहादी हैं उनके मुफादात भी एक हैं और चैलेंजेस भी एक हैं, इसलिए कुछ ज्यादा जोर आजमाई नहीं करने चाहती? देखें, जवाब जो आता है ना वही कोई हौसला अफजाई का भी होता है, हौसला शिकनी का भी होता है। बतौर सदर पाकिस्तान उन्होंने जब असेंबली में खड़े होके दावत का जिक्र किया, बातचीत का जिक्र किया, मुफाहमत का जिक्र किया, तो उसकी जो रिस्पांस आता है वो कभी हौसला शिकनी करता है तो कोई हौसला अफजाई भी करता है। उस बयान के बाद जरदारी साहब पर नुक्ताचीनी हुई। हमारे तहरीक इंसाफ वाले जो बैठे हैं मेंबर असेंबली में, उन्होंने नुक्ताचीनी की और उसका रिस्पांस उस तरह से नहीं दिया। देखिए, इमरान खान साहब एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ
वो इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है। इलेक्शन को वो स्क्रैप कराना चाहते हैं क्योंकि इशू हुआ है फॉर्म 45 का और 47 का। अब 47 में जो कुछ भी रिजल्ट्स आए हैं उसको वो मानने को कतई तैयार नहीं है। कोर्टों में गए होंगे लेकिन कोर्टों ने अभी फैसले नहीं किए। कोर्टों ने अभी फैसले नहीं किए। या तो कोर्टों का फैसला आ जाता तो इमरान खान जरा चुप हो जाते कि जी कोर्ट ने फैसला कर दिया है उनके खिलाफ। ये अभी हुआ नहीं है। 47 टंगा हुआ है। इमरान खान उसको मानेगा नहीं। वो कहेगा कि स्क्रैप करो सारे इलेक्शन को, फिर से कराओ। अब मैं हो सकता है गलत हूँ, मेरा अंदाज़ा हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये मकसद ये है। इसलिए मुज़ाकरात होंगे तो किस बात पे होंगे, किस बात पे मुज़ाकरात किए जाएंगे? एजेंडा भी किसी ने अभी तक नहीं बोला ना। ये तो सिर्फ ख्याल है कि जी आपस में बात करनी चाहिए। जवाब क्या आया था? हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जिनके पास पावर है उनसे बात करेंगे। तो फिर हमारी हौसला शिकनी तो हुई ना। जिन्होंने ऑफर किया बातचीत का, उसके जवाब में अगर ये बात यह है कि जी हम तो उनसे बात करेंगे, तो फिर हौसला शिकनी हुई ना। फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? कैसे आगे बात बढ़ेगी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और वो बात करना नहीं चाहते। खोसा साहब, सर ये बताइएगा, ये अली अमीन गड्ढापुर साहब का सर मसला क्या है? पहले दो वफाकी वज़रा से मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं सूबा और वफाक मिलकर काम करेगा, और एक ही रोज गुजरता है तो फिर से गालियों वाला बयान देना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है वफाकी वज़रा से मुलाकात में अगर मामलात में आसानी है तो क्या सख्त बयानात अवाम में पॉपुलर रहने के लिए दे रहे हैं, या खुद ये बानी पीटीआई की पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि ऐसे ही चलो? नहीं 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 नहीं, देखें, पहले ये भी अर्ज करता चलूँ खोड़ो साहब की इत्तला के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ये नहीं चाहती है कि स्क्रैप किया जाए इलेक्शन एज अ होल। हम सिर्फ फॉर्म 47 ही की हद तक कह रहे हैं कि जो 100 हमारे कौमी असेंबली के फॉर्म 47 के ज़रिए ओवरटर्न किए गए हैं उनका फ़ैसला जल्दी हो जाए। ट्राइब्यूनल, इसीलिए 8 ट्राइब्यूनल बने थे, लेकिन हुकूमत की ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम रिटायर्ड जजेस को, मनपसंद जजेस को बनाएंगे, रिटायर्ड को, ताकि फ़ैसले जो है रिवर्स किए जाएं। आज आप एक हफ्ते के अंदर ये फ़ैसला हो सकता है। फॉर्म 47 वाला 8 जजेस, आज हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि चीफ जस्टिस के नामजद शुदा 6 जजेस को जो है इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। अगर नहीं करती तो 7 डेज के अंदर दे विल बी डीम्ड टू हैव बीन नॉमिनेटेड, और वो चीफ जस्टिस साहब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 350 पिटिशंस हैं, तो वो अगर एक हफ्ते के अंदर फैसला हो जाती हैं तो हम हर उस जमात के साथ असेंबली में जो है या पार्लियामान में है बात करने को तैयार हैं सियासी तौर पर, जो फॉर्म 47 की पैदावार नहीं है और जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं बिल्कुल उनके साथ। और फ़ौज का जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है तो उनका हल्फ मौजूद है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम तवातर और तसलसल से उनको जो है सारी चीज़, अपनी दाढ़ी जो है सियासतदान उनके सपोर्ट हवाले करते चले आए हैं। पढ़े तो तब इलेक्शन, ये जो कमीशन है, पीटीआई जनरल बाजवा से मायूस है आज, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं जनरल बाजवा पर एतमाद करना मेरी गलती थी। तो सर जब उनके थ्रू आप लोग बिल पास कराते थे, आपकी जमात, या उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे सर, तब भी तो ये सोचना चाहिए था ना पीटीआई को। अगर एक काम गलत हो रहा था तो क्या आप कहती हैं कि 2 wrongs विल डू 1 right? आपका मतलब है ये तसलसल और तवातर से जो गलतियां चली आ रही हैं, 71 वाली भी गलती थी कि आपने मैंडेट उसको ना दिया जो जीती हुई जमात थी, और आपने पाकिस्तान तोड़ दिया। तो आप चाहते हैं कि ये गलतियां आप बदस्तूर और तसलसल और तवातर के साथ करते चले जाएं, और आप जो है फिर अफवाज पाकिस्तान, फिर मार्शल लॉ लगा दें इस मुल्क में। फिर क्या ज़रूरत है जमहूरियत की और इतना पार्लियामान की और इतने इदारों की? फिर क्या ज़रूरत है अवामी फिर इलेक्शंस की भी क्या ज़रूरत है? खुदारा ऐसा मत कीजिएगा। आइन के मुताबिक जो इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान को मजबूत करना है, दुनिया में हमारा इज्जत और वकार बढ़ना है, उसको चलने दें। सर खोड़ा साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उनका? जी खोड़ा साहब। देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि
सियासतदानों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, क्यों? खान साहब ने कहा मैं 22 साल तजुर्बा रखता हूं सियासत में, मैं 22 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं आवाम का बंदा हूं, मैं आवाम के बीच में खड़ा हूं, मैं आवाम की ताकत को मानता हूं, मैं आवाम को वोट मांगता हूं। हुकूमत में आने के बाद उन्होंने सवाए अफवाज पाकिस्तान के 1 पेज होने के अलावा कोई बात ही नहीं की। जब पहले थे तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ की कैंपेन चलाई प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम में, तो ये एक दफा की गलती नहीं है, 2 दफा की गलती है। परवेज मुशर्रफ का ये कैंपेनर इमरान खान था, ये हकीकत है। जब हुकूमत में आया तो उन्होंने 1 पेज का जिक्र जरूरत से ज्यादा किया। प्राइम मिनिस्टर है, अफवाज पाकिस्तान ने सर्व करना है कौम को, सर्व करना है मुल्क को, उस पे 1 पेज का लफ्ज लिखकर प्राइम मिनिस्टर ने अपना कद काट कम किया। 22 साल तजुर्बे के बाद उनको इतनी अहमियत देते हैं तो मैं उन पे भरोसा करना छोड़ दूंगा ना, मैं खान साहब पे भरोसा करना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जमहूरी इक़्तिदार की वो पास नहीं रखते, जमहूरियत में शायद वो यकीन नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने ये 1 पेज का जिक्र करे हमें डराया कि जी हम उनके साथ हैं और ख्याल करो मेरे साथ क्यों पंगा मत लो, ये हमें डराने की कोशिश करते रहे। अब ये गलत बात थी इमरान खान ने, इसलिए उसने शायद माफी मांगी है कौम से, गलती का एतराफ करके। अब गलती करते हैं इतना बड़ा लीडर, और वो 2 दफा, पहले मुशर्रफ का कैंपेनर फिर बाजवा का कैंपेनर, उसको एक्सटेंशन देता है, उसके साथ बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर इक्तदार में उतरने के बाद सदारती महल में जाके उससे फिर मिलता है, अभी भी जो बयान देता है वो कहता है मैं उनसे बात करूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। तो मेरा भरोसा कैसे होगा इस लीडर पर कि वो जमहूरी इक़्तिदार को वो इज्जत नहीं देता जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि वैसे तो अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है, आज का जो इंटरव्यू उसमें तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने गलत एतमाद किया। जी खो साहब शॉर्टली इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए, वांट टू रिस्पॉन्ड समथिंग ऑन इट? देखिए मेरा ख्याल में ये पीछे को ना जाए तो बेहतर है। भुट्टो साहब जिसको डैडी डैडी कहते थे और सारी उम्र का उसको सदर बनाने को तैयार थे अयूब खान का, और भुट्टो साहब पहले जो है फील्ड मार्शल, भुट्टो साहब उस वक्त किसी पार्टी के लीडर नहीं थे। सर भुट्टो साहब उस वक्त पार्टी के लीडर नहीं थे, पीपुल्स पार्टी बाद में बनी है। भाई साहब भुट्टो साहब पार्टी के लीडर, पार्टी बने के लीडर थे जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, दुनिया में पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। मत करें, पहले ही साल जाए पीछे तो बेहतर है उसमें। सर पहले ही साल इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भुट्टो साहब ने, आप उसके गवाह होंगे। ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ भी भुट्टो साहब ने सुपरसीड करके, सीनियर जजेस को सुपरसीड जनरल को बना करके भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को बनाया था। मेरे ख्याल में पीछे को ना जाए, ये डिस्क्रिप्शन है, आप पीछे ना जाएं तो बेहतर है, ना जाएं तो बेहतर है पीछे। इसी हमारी आप कह रहे हैं ना, बेहतर है, आप कह रहे हैं ना कि एक गलती हमने एक गलती की, आपने दूसरी गलती किया, ये अच्छा हो गया। आप कह रहे हैं टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। नहीं तो मैं कब कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि टू रॉन्ग्स विल नॉट डू वन, टू रॉन्ग्स नॉट मेक वन राइट। मैं तो खुद कह रहा हूं सर, इसलिए मत करें, सारों ने गलतियां की मैं क्या कह रहा हूं? आपके नवाज शरीफ ने कोई एक गलती की है, ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लिया, उसने जो है भुट्टो को कातिल में शामिल था, बेनजीर के कत्ल में जो है ये मुशर्रफ शामिल था। सो मत कीजिएगा वो चीजें जो, तो फिर इमरान खान को भी मुशर्रफ का साथ नहीं देना चाहिए था, फिर इमरान खान को भी मुशर्रफ का साथ नहीं देना चाहिए था ना। अगर नवाज शरीफ किसी के कोख से जन्म ले रहा था तो इमरान खान ने ये क्यों किया? सर मैं तो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने तो मैंने कब जस्टिफाई करनी चाहिए, वो तो कह रहे हैं खोसा साहब। खैर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। जो गलती जिसने भी की नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अवाम बार बार उन गलतियों पर एतमाद करे या फिर सियासतदानों पर एतमाद करे। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मायजा हमीद साहिबा। बहुत शुक्रिया मायजा आपके वक्त का। तो एक मरतबा फिर से सदारत को आधा संभाल लिया है मियां नवाज शरीफ से नून लीग का, तो एक तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और दूसरी ये बात कि कल की उनकी तकरीर से ये वाज़ेह तौर पर लगा कि वो अब ये समझते हैं कि नून लीग की वापसी एक ही सूरत में मुमकिन है जब ये मौजूदा चैलेंजेस को निबटते हुए ये हुकूमत कुछ अवाम के लिए वाकई कर पाएगी। तो आप समझती हैं कि अब वो मजामत वाली बात तो नहीं रही उनके रवैये में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मज़ामत की बात नहीं है, बात यह है कि जो किसी के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और मियां नवाज शरीफ के साथ बिकॉज वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा ख्याल है जितनी दफ़ा वो बने उतनी दफ़ा एक ही चीज़ रिपीटेडली जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो चली, एक मुहिम चली, और उनको जो है वो दस्तबरदार कर दिया गया, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। एक दफ़ा जो है वो कोर्ट्स की तरफ से जो है उनको नाअहल कर दिया गया, एक दफ़ा ओवरथ्रो कर दिया गया। तो मैं जो बार बार रीट्रेट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो बड़ी सही बात कर रहे हैं कि हाँ, किसी भी उन्होंने ये कहा स्पेसिफिकली कल कि किसी भी वज़ीर आज़म को जो मुंतखब होता है उसको अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेट एंड पे जिसको सफ़र करना पड़ता है, जिसको मुसीबतें जो है वो सहनी पड़ती हैं, वो आवाम होती है। क्योंकि एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको 5 साल का अरसा देना चाहिए, 10 साल का अरसा देना चाहिए कि वो कंटिन्यू कर सकें और वो सक्सेस बन सकें। तो वो चीज़ जो है जब नहीं होती तो उसका जो है असर जो है बड़ा बुरी तरह आवाम पे पड़ता है, जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल महंगाई की सूरत में जो हालात बने हैं वो इसलिए बने हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब पनामा पे उतारा गया उसके बाद जो है आप देखिए किस तरह के हालात, फिर पिछले उससे पहले जो है वो जो थे धरने हुए, उनमें जो है जब चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का इशू चल रहा था उस वक़्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक़्त भी जो है पीटीआई ने धरने दिए, उसकी वजह से हम आम आवाम को सफ़र करना पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो है सारी आवाम को ये समझना चाहिए कि अगर मुंतखब वज़ीर आज़म को आप हटाएंगे तो उसका जो है अल्टीमेट लॉस जो है वो आवाम को खुद होगा। तो ये चीज़ मियां नवाज शरीफ साहब बार बार ये ट्रेड कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आवाम को, कौम को, इदारों को ये समझना चाहिए कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जब आप ओवरथ्रो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है पूरे पाकिस्तान पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा मायजा, आपकी जमात एक जानिब मौजूदा चीफ जस्टिस के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन साथ ही कुछ वज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ बयानियां दे देते हैं। अदलिया से महाजराई जारी रखना क्या अब भी नून लीग अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि अभी जजेस की तैनाती का मामला झूठा तू है? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर करनी पड़ेगी, और ये कल बात मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की, और इसके लिए थोड़ा सा हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बात यह है कि हम किसी के साथ मुआज़राई नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जो मुंतखब हुई है, जो अवाम ने मुंतखब की है, वो अच्छे तरीके से स्मूथली चले, ताकि जो है हम जो पॉलिसीज़ ला रहे हैं, जो हम अवाम दोस्त बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम रिलीफ पंजाब में दे रहे हैं, उसको जो है वो एक कॉन्टिन्यूशन से वो चलती जाए। अगर कोई भी इदारा उसके अंदर जो है वो इंटरफेयर करेगा, जिस तरह पहले होता रहा है, उससे वो पॉलिसीज़ जो है उनमें रुकावटें आती हैं, उनमें हिंड्रेंसेस आती हैं, जिसकी वजह से एंड पे वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते, वो पॉलिसीज़ कंप्लीट नहीं होती, वो जो लीडरशिप पोजीशन होती है वो उनको नाअहल करके निकाल दिया जाता है। तो फिर वो बाद में क्या होता है कि वो जो है एंड पे सफ़र करती है आवाम, और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उन्हीं इलेक्टेड लोगों को की लान तान की जाती है कि आपने डिलीवर नहीं किया। तो ये किस किस्म का निज़ाम है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बात की थी कि ये चीज़ जो है इसको हमें समझना भी पड़ेगा, इसको हमें फोरसाइट से, इसको हमें दूरअंदेशी से समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मायजा, आज बानी तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो संगीन चैलेंजेस केसेस थे उनको चैलेंज कर दिया है,
और काबीना से इसकी मंजूरी भी दी गई थी। वैसे वो क्या केसेस थे और क्या इल्जामात लगाए गए थे जो इतने संगीन है, और आपको लगता है ये कोशिश नहीं थी मुखालिफिन को दीवार से लगाने की? देखें, पीटीआई जो मर्जी कहती रहे, एक जो है एक फैक्ट है जिसके के जो बैक्ड बाय एविडेंस है, जिनके सबूत भी सामने हैं कि वो एंटी स्टेट काम कर रहे थे। वो पहले जो है हमने पीएमएलएन ने पॉइंट आउट किया था कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट करें कि कहाँ से पार्टी में पैसे आ रहे हैं, कौन सी सोर्सेज हैं पार्टी की, ताकि पता चले कि इनके जो हैं क्या एजेंडाज हैं और उनको कौन पीछे से जो है बैक कर रहा है। तो वो बात जो है वो शायद आगे पीछे हो गई। अब जो है 9 मई का जो मामला है उसके अंदर आप देखें, उसमें भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, जो वीडियोस हैं, जो ऑडियोज हैं। उसके बाद तो अब इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, इन सबूतों को डिनाई नहीं किया जा सकता, इसे हम नफ़ी नहीं कर सकते कि पीटीआई की सबसे बड़ी जो वारदात है वो इसके अपने मुल्क के ऊपर होती है और उनका जो नैरेटिव होता है वो एंटी स्टेट होता है। और अगर वो एंटी स्टेट होता है तो वो किस जो है दुश्मन के साथ जो है ये जो है ये इतना घिनौना जो है ये खेल रहे हैं। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पीटीआई भी नहीं डिनाई कर सकती, ये पीटीआई के लोग भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई के लोग खुद शामिल थे 9 मई में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं, ये एक फैक्ट शीट बन चुकी है, इसको आप नहीं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे ये समझ नहीं आती कि एक दिन पीटीआई वाले माफ़ी मांगते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं वो किसी ना किसी इदारे पे मुआज़राई शुरू कर देते हैं। तो इनको एक अपना जो है वो एटलीस्ट इनको ये तो पता होना चाहिए कि किसके साथ है और किसके अगेंस्ट है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मायजा हमीद आपका, और उम्मीद करते हैं कि अवाम के लिए अब सही मायनों के अंदर कुछ रिलीफ मुमकिन हो सके, क्योंकि मियां शरीफ से अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। अब देखते हैं, पार्टी सदारत तो उन्होंने संभाल ली है, तो क्या हुकूमत की बागदौड़ भी वो बैकडोर संभालेंगे या नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।